हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारा नया सेट है, 10वां सेट हम लगा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम जो मैं क्वेश्चन जो पूछे हैं वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए 10वां सेट है हमारा, शुरू करते हैं। आज हम इकोनॉमी का सेट शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमी से पूछे गए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं प्रैक्टिस है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में ऊपर स्थान मिल सकेगा। अगर भारत जो ये चीज़ें दी गई हैं, जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर भारत काम करता है तो उससे क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत को ऊपर स्थान दिया जा सकता है, ऊपर स्थान मिल जाएगा। तो पहला है आपका शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, कि अगर हर एक प्रत्येक नागरिक तक शुद्ध और साफ जल पहुँचे। तो किसानों को अधिक साख देना, मतलब जो सब्सिडी वगैरह जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है पॉइंट है हमारा, अधिक बच्चे जो हैं स्कूल जाना, कि सरकार प्रमोट करे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है ना स्कूल जाएं, या अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना, मतलब अधिक लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनका साक्षर होना। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे अगर भारत सुधार करता है, जिनमें अगर भारत सुधार करेगा तो यूएनडीपी द्वारा जो निर्मित होता है मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक कौन निर्मित करता है? यूएनडीपी। तो उसमें भारत को ऊपरी स्थान मिल सकता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, या दूसरा चौथा, या तीसरा चौथा। तो उस फर्स्ट का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला तीसरा चौथा। ठीक है, तो देखो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराएंगे तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि आप उनको स्वच्छ पेयजल मिले, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी डाला गया है। और भारत सरकार ने भी क्या किया है कि हर घर जल, नल से जल जो योजना है वो शुरू की है। किसानों को अधिक साख देना ये बिल्कुल नहीं है, इसको नहीं होगा। तीसरा होगा आपका कि अधिक बच्चों का स्कूल जाना, अधिक बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रमोट करती है गवर्नमेंट, तो उसको ऊपर मिलेगा अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना। तो अधिकतर जो व्यक्ति हैं उनका क्या होना? साक्षर होना। तो 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत के घरेलू उत्पाद में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक अंशदान रहता है? कृषि का रहता है, कृषि क्रियाएं जो होती हैं उससे या संबंधित क्रियाएं होती हैं। विनिर्माण क्षेत्र का है क्या? विद्युत गैस या जल आपूर्ति का है, या सेवाओं का है? जल्दी से बताओ कि कौन सा ऐसा सर्वाधिक अंशदान करने वाला सेक्टर है हमारे यहाँ। तो कृषि तो नहीं है, कृषि का क्षेत्र काफ़ी है, मतलब बहुत सारे लोग भारत में डिपेंड होते हैं कृषि पर, लेकिन जीडीपी में योगदान कृषि का बहुत कम होता चला जा रहा है लगातार। विनिर्माण क्षेत्र इतना नहीं है अभी, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ यूनिट अभी लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बूस्ट नहीं किया गया। 2014 के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं। तीसरा आपका विद्युत गैस और जल आपूर्ति, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, विद्युत गैस और जल आपूर्ति, विद्युत गैस वगैरह तो हम बाहर से ही मंगाते हैं, तो घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान तो उसका है नहीं। तो चौथा बचता है डी, सेवाएं। तो बिल्कुल सही है कि 2 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो घरेलू उत्पाद है उसमें सर्वाधिक जो अंशदान रहता है उस सेवाओं का। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो 2 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो कौन सा लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? पहला है श्रम की न्यूनतम कार्यक्षमता, कि श्रम की न्यूनतम कार्यक्षमता है। दूसरा प्रति व्यक्ति कम आय, तो प्रति व्यक्ति को कम आय देना, हमारे यहाँ जो लेबर है उनको कम कॉस्ट मिलना। पूंजी निर्माण की न्यून दर, पूंजी निर्माण करने की जो न्यून दर है, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी। देखो सबसे पहला अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो सीधे सीधे है कि एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो डी नहीं है, कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है इस देश में। ठीक है, बस ये है कि मजबूत इरादे हों तो सब कुछ सही हो सकता है। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ें भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। खनन और उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी और मत्स्यिकी। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो भारत में भारतीय सेवा क्षेत्र में शामिल हैं? तो खनन है, उत्खनन है, परिवहन और संचार है, होटल या वानिकी और मत्स्यिकी है। तो 1 2 हो जाएगा, 2 3, 3 4 या 1 4 हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो खनन और उत्खनन बिल्कुल नहीं है। परिवहन और संचार जो है ना, परिवहन और संचार सेवाओं में शामिल होते हैं जिससे आपको सेवा मिले। मतलब सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है कि जब आप किसी को सेवा दे सकें। खनन में सेवा नहीं है, ठीक है। परिवहन संचार होगा और होटल होगा। वानिकी मत्स्यिकी बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेवा क्षेत्र वो होता है जहाँ पर आप किसी को सेवाएं दे रहे हैं। जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, परिवहन हो गया, होटल हो गया, ठीक है, संचार व्यवस्था होगी। तो 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? योजना आयोग करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग करता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है, या राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही सरल है, बहुत बार एग्जाम में इसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। 5 का 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है वो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? जो मानव का गरीबी सूचकांक है वो किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1991 में, 1995 में, 1997 में या 2001 में? जल्दी बताओ, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 1997 में मानवीय गरीबी सूचकांक को विकसित किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है कैसा रहा? तो आर्थिक नियोजन के जब युग आरंभ हुआ था, भारत में योजना वगैरह लाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह आती रही, तो उसके आरंभ से भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का हिस्सा कैसा रहा है? निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है, पहले बढ़कर फिर कम हुआ है, या पहले कम होकर अब बढ़ रहा है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा कि ए हो जाएगा। कि देखो जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है। सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। कभी जीडीपी का योगदान अब 80-90% होता था, आज के लगभग 16-17% रह गया है। तो इसलिए कृषि का जो योगदान है जीडीपी में लगातार कम हो रहा है। लेकिन कृषि पर निर्भरता भारत में लोगों की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी अनबैलेंस फैक्टर है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अधिकतर युवा, मतलब अगर आप लैंड एरिया लेते हैं तो उसमें बड़े क्षेत्र, कम क्षेत्र पर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि किसान आज भी भारत का बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसमें भी सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला हम देखते हैं कि भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? योजना आयोग से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से, राष्ट्रीय आय से, या भारतीय रिजर्व बैंक? देखो हिंदू समृद्धि दर जो है ना आपकी राष्ट्रीय आय से, मतलब राष्ट्रीय आय जितनी बढ़ेगी वो हिंदू समृद्धि दर को से ही संबंधित किया गया है। तो समिति यहाँ पर नहीं है, इसको काट दो। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू समृद्धि दर, ठीक है। तो 8 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने बोला है कि जो राष्ट्रीय सुख जो सुख है उसको प्रगति का सूचक, मतलब जितना ज़्यादा लोग खुश होंगे वो वही आपकी राष्ट्रीय सकल आय है, मतलब ये सब बोल रखा है। तो भूटान है आपका, जापान है, स्वीडन है, या स्विट्जरलैंड है? तो ऐसा देश करने वाला भूटान है कि राष्ट्रीय सकल जो सुख है, कितना सुखी पर्सन है, वो उसको ही जीडीपी आंकते हैं वो, कि कितना पर्सन खुश है। अगर खुश है तो ठीक है, वरना पैसे का क्या करना है। तो ऐसा करने वाला कौन सा है? भूटान है। तो 9 का इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है निर्यात बंद हो गया, आयात निर्यात बंद हो गया, या आयात बंद हो गया, या नियंत्रित पूंजी। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है कि आयात और निर्यात पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये भी। अगला हम देखते हैं, लास्ट है हमारा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सा टाइम पीरियड रहा था जिसमें उसने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? 2008 से 9, 9 से 10, 10 से 11, या 11 से 12? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 2010 से 11। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक जो समृद्धि दर प्राप्त की थी वो 2010 से 11 के बीच में की थी। तो ये रहा आज हमारा अर्थव्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट। तो इसी तरीके से लगातार डेली हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत किया। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।